खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, संभागवार बड़ी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राज्यसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही राजस्थान की राजनीति का भी एक नया दौर शुरू हो गया है। 3 सीटों पर चुनाव है, लेकिन उम्मीदवार हैं 4। किस तरह से संख्या बल का अगणित रहने वाला है, इसको लेकर सियासी चौसर बिछ चुकी है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि संख्या बल उनके पास बेहद अधिक है, लिहाजा उनके दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। राजस्थान की राज्यसभा सीटों को लेकर जैसा फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिया था कि चुनाव जून में होंगे, वैसा ही हुआ। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। संख्या बल के गणित में अब दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी को जहां 125 वोटों का पूरा अंदाज़ा है कि उन्हें इतने वोट प्राप्त हो जाएंगे, 51 वोट जो है वो मान्य कहे जा रहे हैं। प्रत्येक सीट जो है 51 वोटों के आधार पर वो चुना जाना है और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो कि 107 वोट उनके माने जा रहे हैं, इसके साथ ही सीपीएम के 2 विधायक, आरएलडी का 1 विधायक और साथ ही 13 निर्दलीयों का समर्थन की भी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद भी है कि और भी वोट उनके साथ आ सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि विपक्षी दल में भी सेंध लगाने की बात कुछ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह के चलते सेंध लगेगी और उनका उम्मीदवार जो कि दूसरे उम्मीदवार हैं ओंकार सिंह लखावत, उनको मदद मिलेगी। और यही कारण है कि ओंकार सिंह लखावत को चुनावी समर में दूसरे उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार मैदान में होता तो निर्विरोध अब तक चुनाव संपन्न हो जाता और तीनों उम्मीदवार सांसद चुने जा सकते थे। लेकिन 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार होने से 1 सीट पर रोमांचक जंग के आसार हो गए हैं। क्रॉस वोटिंग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद भी है कि भले ही उनका कैंडिडेट चुनाव हार जाए, लेकिन वो एक सियासी संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे। रणनीति के मुताबिक कांग्रेस खेमे के वो संदिग्ध वोट है जिनकी निष्ठाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह कहा जा सकता है, वो वोट केसी वेणुगोपाल के खाते में डाले जाने को लेकर रणनीति बना ली गई है। यूँ कहा जा सकता है कि एक सेफ कैंडिडेट के तौर पर केसी वेणुगोपाल को उस क्रम में जोड़ा जाएगा जो वरीयता का पहला क्रम होता है। और नीरज दांगी कैसे चुनाव जीते, इसको लेकर भी अशोक गहलोत कैंप बिछा रहा है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ये हमारी सहयोगी बता रही हैं दीपा बाफिला। बहुचर्चित खान महाघूसकांड के मुख्य आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को आखिरकार सरेंडर करना ही पड़ा। सिंघवी के सरेंडर की खबर को इतना गुप्त रखा गया कि जिस अदालत में सिंघवी को पेश हो रहा था, वहां के कर्मचारियों को भी भनक तक नहीं लगी। हाईकोर्ट में सिंघवी के वकील की सूचना देने और जमानत याचिका वापस लेने के तुरंत बाद सिंघवी जज के सामने पेश हो गए। उसके बाद अशोक सिंघवी के अधिवक्ता और ईडी के अधिवक्ता अदालत पहुंचे। सरेंडर करने के साथ ही जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जज अरुण कुमार अग्रवाल ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जून का समय दिया है। सिंघवी को 15 जून तक जेल भेज दिया गया है। अचानक हुए सरेंडर के चलते कोर्ट में चालानी गार्ड ही मौजूद नहीं थे। जिसके बाद कोर्ट से फोन कर जेल से चालानी गार्ड बुलाए गए। आज हमने सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई और सरेंडर की एप्लीकेशन लगाने के बाद पीएमएलए में बेल एप्लीकेशन फाइल की, जिसकी कॉपी हमने दोनों पीपीज को प्रोवाइड करा दी है, ईडी वाले को भी और एसीबी वाले को। जमानत पर कल सुनवाई है। तब तक के लिए जेसी 15/6 इसमें ऑलरेडी डेट फिक्स की गई है। सिंघवी ने ईडी कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी। आखिरकार राहत नहीं मिलने के बाद उसको सरेंडर करना ही पड़ा। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। कोरोना के कोराम के बीच अनलॉक 1 के पहले दिन खुलकर बाजार खुले, तो वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस के अलावा मास्क लगाकर नियम और कायदों की पालना की गई।
वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष हस्तेमल सारस्वत और जिलाध्यक्ष राजेश सारस्वत के नेतृत्व में टीमों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर पुलिस अधिकारियों से लेकर समाजसेवियों का सम्मान किया। सारस्वत के साथ पूरी टीम जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी गोविंद व्यास, देवनगर थाना प्रभारी सोमकरण के अलावा समाजसेवी राजूराम चौधरी और जरूरतमंदों के लिए मास्क बनाने वाली अजीत पैलेस की डिजाइनर मीनाक्षी राठौड़ के अलावा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में मुस्तैद थानाधिकारी सुरेश चौधरी के अलावा ऋषि भटनागर और पुलिस मित्र मुकेश सोनी के साथ साथ कई योद्धाओं को सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 18 में नगर निगम के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की ओर से लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। इस बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हस्तेमल सारस्वत ने स्पष्ट किया है कि लगातार एक सप्ताह या 15 दिन भी लगे, जितने भी है जान जोखिम में डालकर जिस तरह से कोशिश की है, उसी के चलते इसको हाथ में लिया गया है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस चारण। देश में लंबे लॉकडाउन के बाद अब शुरू हुआ अनलॉक पीरियड और पहले ही दिन लौटती दिखी दिल्ली मुंबई रेलवे रूट के महत्वपूर्ण जंक्शन कोटा रेलवे स्टेशन की रंगत। आज कोटा से करीब 2 महीने के लंबे समय के बाद पहली पैसेंजर गाड़ी सवारियों के साथ रवाना हुई। जनशताब्दी एक्सप्रेस ने अपने निर्धारित डिपार्चर टाइम 5:55 पर सवेरे ही कोटा से दिल्ली के लिए रवानगी ली। हालांकि इस दौरान 2000 की क्षमता वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में पहले दिन कोटा से तो केवल 480 यात्री ही सवार हुए। इस दौरान डीआरएम समेत सभी रेलवे पदाधिकारी भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। यात्रियों को भी कई घंटे पहले स्टेशन पहुंचना पड़ा। सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई और साथ में सैनिटाइजेशन और मास्क का भी खास ख्याल रखा गया। जो टीटी स्टाफ ट्रेन में सवार हुआ था वो भी फेस शील्ड पहने हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल कोटा से इन दिनों में कुल मिलाकर आधा दर्जन गाड़ियां गुजरेगी, लेकिन कोटा जंक्शन से लंबे टाइम के बाद बंद करके जाने वाली जनशताब्दी पहली गाड़ी है। राजधानी स्पेशल तो चली रही हैं और श्रमिक स्पेशल तो हम लोग चला ही रहे थे कंटिन्यूसली, इसमें तो कोई बीच में स्टॉप था ही नहीं, तो कंटिन्यूसली चल रही हैं। सर आखिरी सवाल हमारे लिए तो यार नॉर्मल है, मतलब वी आर रिटर्निंग टू नॉर्मल। सर आखिरी सवाल, इसके बाद और कोई ट्रेन कोटा से आज चलेगी जो कोटा से बनेगी और यहाँ से चलेगी? नहीं, यहाँ से तो स्टार्टिंग वाली ट्रेन केवल एक यही है। तो इधर कोटा से कोरोना अपडेट यह है कि कोटा में आज संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 5 मामले कोटा शहर के गंदीजी की पुलिया इलाके से हैं, जबकि संक्रमण के 3 मामले छावनी क्षेत्र से सामने आए हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ कोटा के आइसोलेशन सेंटर से आज 20 और मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। लेकिन बड़ी खबर हाड़ौती अंचल के 12 जिले से मिल रही है। 12 ने लंबे समय तक कोरोना से सफल लड़ाई लड़ी। कुछ दिनों पहले तक 12 जिला ग्रीन जोन में शामिल था, लेकिन अब 12 में भी कोरोना संक्रमण का रायता फैलता हुआ नजर आ रहा है। आज एक ही दिन में 12 में संक्रमण के 27 मामले सामने आए हैं। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। करीब 2 महीने से भी ज्यादा समय के लंबे लॉकडाउन के बाद आज अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों और किफायतों के बीच लेक सिटी उदयपुर में आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। आज दिन भर तमाम तरह की रियायतों के चलते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले। आम लोगों की सड़कों पर आवाजाही बढ़ी। दुपहिया और चौपहिया वाहन पिछले दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा सड़कों पर नजर आए। इसके अलावा उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से आज पहली यात्री ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन के लिए भी रवाना हुई। लंबे लॉकडाउन की अवधि के बाद अनलॉक 1 के तहत अब आम जनजीवन सामान्य होने लगा है। कोरोना के साथ रहना सीख रहे लोग अब परिवहन के साधनों का भी उपयोग करने लगे हैं। इसी कड़ी में आज उदयपुर से शाम को मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई। लॉकडाउन के बाद उदयपुर से चलने वाली ये पहली यात्री ट्रेन है, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा यात्री सिटी रेलवे स्टेशन से सवार हुए। ट्रेन रवानगी के समय से करीब 2 घंटे पहले तमाम यात्री सिटी रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें अपनी नियत सीट पर बैठने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर सिटी रेलवे स्टेशन के विभिन्न अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा आज लेक सिटी उदयपुर में भी आम जनजीवन साधारण ढंग से नजर आया। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने दैनिक वस्तुओं की खरीदारी की और लॉकडाउन के अन्य चरणों के मुकाबले आज शहर की सड़कों पर ज़्यादा भीड़भाड़ देखने को मिली। हालांकि इस सब के बीच अच्छी बात ये थी कि ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे थे, साथ ही मास्कों का उपयोग भी लोग करते नजर आए। एक्सप्रेस का प्रस्थान हुआ यहाँ से। हम
हमने यात्रियों को आज पहला दिन था तो हमने 2 घंटे पहले प्रस्थान शुरू करवा दिया था। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उनका सबको अंदर प्रवेश कराया, जिसमें उनको स्क्रीनिंग कराया। स्क्रीनिंग कराने के बाद सबका आरोग्य सेतु ऐप चेक किया। उसके बाद सबका कंफर्म टिकट चेक किया। उसके बाद फिर हमने सभी यात्रियों को 1 बाय 1 अंदर प्रवेश कराया। इस सब के बीच लेक सिटी में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला नहीं थमा। आज दिन भर में करीब 10 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। हालांकि इन तमाम मरीजों में से ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं जो पिछले दिनों अन्य राज्यों से लौटे हैं। स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन लगातार ऐसे प्रवासियों की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लभानिया। कोरोना के खौफ ने जिंदगी की रफ्तार पर पिछले लंबे समय से ब्रेक लगा रखा था, लेकिन अब जब अनलॉकडाउन हुआ है तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। भरतपुर जंक्शन पर आज लंबे समय बाद रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी और काफी समय से वीरानी झेल रहे भरतपुर जंक्शन पर यात्रियों की चहल पहल भी नजर आई। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आज लंबे समय बाद कोटा से चलकर जनशताब्दी एक्सप्रेस जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची और भरतपुर से सैकड़ों यात्रियों को लेकर गंतव्य के लिए रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी की सीटी बहुत दिनों बाद सुनाई देने पर यात्रियों व रेलवे कर्मचारियों में खुशी का माहौल नजर आया। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने भरतपुर जंक्शन का आज जायजा लिया तो नजर आया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर ही यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही सोशल डिस्टेंस रखने व मास्क लगाने का अनाउंसमेंट पूरे स्टेशन परिसर में लगातार चल रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर भरतपुर पहुंचे यात्रियों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि लॉकडाउन के चलते पिछले लंबे समय से वे अपने घरों में कैद होकर रह गए थे और अब जब रेलगाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई है तो वे अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर जिले में कोरोना संक्रमित के 297 मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि भरतपुर शहर सहित जिले के कई इलाकों में जिला प्रशासन कर्फ्यू लगा चुका है और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आम जन से अपील करता है कि कोरोना महामारी से सतर्क रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बिना मास्क लगाए अपने घर से बाहर ना निकलें। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। राजस्थान में खाकी और खादी के बीच में चला आ रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूरू राजगढ़ में सीआई विष्णुदत्त की आत्महत्या के बाद से ये और तेज हो गया है। भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना प्रभारी सुशीला काठात व जाजपुर एमएलए गोपीचंद मीणा के बीच भी कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा है इन दिनों। एक तरफ थाना प्रभारी सुशीला काठात ने एमएलए के खिलाफ एक पत्र वायरल करवाया है। ये पत्र वायरल होने के साथ ही भीलवाड़ा में आज पूरे दिन खाकी और खादी के बीच चलने वाली जंग पर चर्चा का दौर जारी रहा। दिन भर इस बात को लेकर खासी पुलिस महकमे और राजनेताओं में चर्चा थी कि आखिर गलती किसकी है। गौरतलब है कि सुशीला काठात द्वारा एक पत्र वायरल करने का मामला सामने आया जिसमें पुलिस अधीक्षक को इंगित करते हुए लिखा है कि जाजपुर एमएलए गोपीचंद मीणा उन पर बराबर दबाव बना रहे हैं और अवैध काम नहीं करने पर उनके ट्रांसफर करने की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के आरोप के बाद में उधर एमएलए गोपीचंद मीणा भी मुख्य रूप से आरोप लगा रहे हैं कि सुशीला काठात पिछले कुछ समय से लगातार गार्नेट के अवैध काम में संलिप्त है और उनका आरोप है कि वह अवैध वसूली कर रही है। हाई प्रोफाइल में इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र मावड़ ने एडिशनल एसपी को सौंपी है। बढ़ते और अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राजस्थान भर से पुलिस महकमे से इन दिनों लगातार दुखद खबरें आ रही हैं। आज बीकानेर से भी एक दुखद खबर आई जब सैरूणा थाना अधिकारी गुलाम नबी का हृदयाघात के चलते इंतकाल हो गया। गुलाम नबी 2014 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। उनकी छवि एक बेहतर काम करने वाले सब इंस्पेक्टर की थी। कई थानों में उन्होंने काम किया। घटना की सूचना के बाद आईजी जोशमोहन, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुलाम नबी के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें
अंतिम विदाई सलामी के साथ दी गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते सबको 6:30 बजे तक रखना पड़ा। कोरोना टेस्ट कराया गया, टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद सब परिजनों को सौंपा गया। तो इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने राम रसोड़े का जायजा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं सेवा ही परमो धर्म है। बीकानेर में भाजपा और भामाशाहों ने मिलकर ये काम किया है। वहीं श्रमिकों को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बहुत से लोग गंभीरता से नहीं लेते। इधर वसुंधरा राजे को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स पर अर्जुन मेघवाल ने वसुंधरा राजे का नाम लिए बिना कहा कि ये राजनीति ओछी राजनीति है, बैड पॉलिटिक्स है, ये नहीं होनी चाहिए। जो कालखंड है वो कोरोना वायरस से लड़ने का, पूरे मानवता पे संकट है, पूरे संसार में संकट है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है किसकी गलती है किसकी नहीं है, इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए उनको। अशोक गहलोत जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। अशोक गहलोत जी ने 2 चीज़ें मांगी थी जो मैं समझ पा रहा हूँ। उनका कहना था कि जिनकी बात हो रही है वे वीसी के जरिए मुख्यमंत्री से भी जुड़ी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो फील्ड में हैं, वो गलत है। वो भी जयपुर में घरों में ही बैठे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना सभी को करनी चाहिए और जो काम है वो उसी अनुसार होना भी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।